अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आई होप आपको पता हो। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप शो में कॉल करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तारिक भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से। माशाल्लाह। तारिक भाई आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। वो ये है कि मेरा एक दोस्त है, वो पाकिस्तान में अकाउंटेंट है वो। तो उन्होंने एक स्पॉन्सर ढूंढा है इधर यूके में ना। तो लेकिन बात ये है कि दोनों ही मैंने दोस्त अपने से पूछा था कि स्पॉन्सर जो है वो होम ऑफिस से रजिस्टर्ड है, तो उन्होंने कहा जी रजिस्टर्ड है। इससे ज़्यादा उनको और वो कंपनी को भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अब वो ये चाहते हैं कि हमें पता चल जाए कि ये प्रोसीजर क्या है। तो काइंडली आप ए टू जी ये प्रोसीजर थोड़ा सा आउटलाइन कर देंगे प्लीज़, जज़ाकल्लाह। और फ़ोन पे ही मुझे बता दीजिएगा प्लीज़, मेरे पास टीवी नहीं है इस टाइम। ऑलराइट, थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफ़िज़। बेसिकली अब आप बात करें जो नए वीज़े हैं, जो स्किल्ड वर्कर वीज़े हैं, और इसमें जो सबसे अच्छी बात होम ऑफिस ने कर दी है कि लेबर मार्केट टेस्ट हटा दिया है। पहले होता था कि अगर आपको कोई बाहर से एम्प्लॉई चाहिए होता था तो आपको ये प्रूव करना होता था एज एन एम्प्लॉयर कि ये एम्प्लॉई आपको क्यों चाहिए, और आपको अगर वो शॉर्ट ऑक्यूपेंसी लिस्ट में वो जॉब नहीं थी तो आपको फिर एड्स देने होते थे और फिर प्रूव करना होता था कि क्यों आप इस एड के थ्रू इस शख्स को, यहाँ लोकल शख्स को नहीं ले रहे। अब वो रिक्वायरमेंट हट गई है, तो उसकी वजह से स्किल्ड वर्कर की आप समझ लें एडमिशन इस मुल्क में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई है। मेनली सारा काम एम्प्लॉयर ने करना है। एम्प्लॉई ने अपना एप्लीकेशन के अलावा एज सच कुछ भी नहीं करना। अगर एम्प्लॉयर अपने कॉस्ट लेटर पे नहीं लिखता कि वो मेंटेनेंस प्रोवाइड करके दे रहा है, तो फिर एम्प्लॉई ने अपनी मेंटेनेंस को भी पूरा करना है इंग्लिश टेस्ट के बगैर के साथ साथ। सो इन शॉर्ट मैं रिपीट करता हूँ कि सारा जो होमवर्क है या जो सारा काम है वो एम्प्लॉयर ने करना है। तो पहली बात तो ये आ जाती है कि आपको बुलाने के लिए एज ए स्किल्ड वर्कर एम्प्लॉयर ने COS इशू करना होता है। COS सिर्फ वो वाला एम्प्लॉयर इशू करके दे सकता है जिसके पास लाइसेंस है इस मुल्क में, यूके के अंदर इशू करने के लिए। उसका बड़ा आसान तरीका है चेक करने के लिए कि आप रजिस्टर ऑफ स्किल्ड वर्क स्पॉन्सर पे जाएं, जो Tier 2 वाला रजिस्टर होता था पुराने ज़माने में। उधर उस एम्प्लॉयर की डिटेल्स आ जाएंगी। दैट मीन्स उसके पास अथॉरिटी है कॉस इशू करने की। और वैसे भी इस तरह आपको पता चल जाएगा कि उसके पास अथॉरिटी है कॉस इशू करने की, क्योंकि वो आपको कॉस का नंबर देगा और कॉस की कॉपी देगा कि उसने आपके लिए इशू कर दी है। एक और जो बड़ी अच्छी बात नए वीज़ों के अंदर आ गई है कि पहले ज़माने में जब आप किसी को Tier 2 पे लेते थे तो आप उनको 3 साल और फिर 2 साल का वीज़ा इशू करके देते थे, जो कि बाद में चेंज हो गया। और होम ऑफिस ने कहा कि एज अ स्पॉन्सर आप एक ही बारी में 5 साल का वीज़ा भी इशू करके दे सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको एक्सटेंशन बीच में नहीं करानी पड़ती और 5 साल बाद आप सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट जो आपका स्पॉन्सर है वो आपको कॉस इशू करके देगा। आप बिल्कुल उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं 2 बातों की जो आपके लिए एप्लीकेशन में बड़ी हेल्पफुल होंगी। एक तो ये कि जी प्लीज़ मुझे 5 ईयर का कॉस इशू कर दें। अगर आप कमिटेड हैं उनके साथ 5 साल के लिए काम करने के लिए, तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि 3 साल बाद आपको एक्सटेंशन नहीं करानी पड़ेगी और एक ही दफ़ा 5 साल का वीज़ा मिलेगा। और सेकंड, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ कॉस के अंदर मेंशन कर दें कि आप ज़िम्मेवार होंगे मेरी फाइनेंशियल मेंटेनेंस के, वो जो 2 महीने के लिए फंड्स शो करने पड़ते हैं। तो उसमें फिर फ़ायदा हो जाएगा कि इक्विवेलेंट फंड शो करने पड़ते हैं। तो उसमें फिर फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको अलग से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अपने फंड शो करने की ज़रूरत नहीं है अपने लिए और डिपेंडेंट के लिए, अगर आपका स्पॉन्सर अपने कॉस्ट के अंदर ये चीज़ मेंशन कर देता है। तो बाकी फिर वो सिंपल रिक्वायरमेंट है। एक और क्रूशल थिंग है जो हट के थोड़ी सी, वो आपके एम्प्लॉयर का मसला है कि वो आपको कोड वो वाला एलोकेट करें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के मुताबिक है। बिकॉज़ ऑल्दो लेबर मार्केट टेस्ट ख़त्म हो गया है, लेकिन होम ऑफिस ने ये ज़रूर बोला है कि हम इस चीज़ को ज़रूर देखेंगे कि अगर आपने किसी को जॉब ऑफ़र की है तो वो ख़ुद उस जॉब के लिए क्वालिफाइड हैं या नहीं। यानी कि अगर आप किसी को अकाउंटेंट के तौर पे रखते हैं, दैन ऑफ कोर्स द प्रिजम्पशन इज़ के चलें यहाँ का नहीं लेकिन बाहर के ही फुली क्वालिफाइड अकाउंटेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एंड बिल्कुल स्किल्ड वर्कर वीज़ा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया है और काफ़ी सिंपल हो गया है, बट स्टिल उसके लिए फिर भी आपको सारे प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट आपके फ्रेंड को। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तारक भाईजान है?
جی میں بالکل بول رہا ہوں, اپنا سوال پوچھیں. سر جی میں سہیل خان ہوں لندن سے. جی میرا کچھ اردو ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں. میرے 2 سوال ہیں. ایکچولی مجھے میرے ایک دوست نے بتایا تھا کہ یہ زمبرانو ایک کچھ نکلا ہے. تو میرا کچھ بچہ لوگ ہیں جو برٹش ہیں, ایک 4 سال سے ہیں اور ایک 2 سال سے ہے. تو میں نے اس پر جمپ کرنا ہے یہ 10 سال سے اس پر. تو اس کا مجھے یہ کچھ بتائیں کہ یہ کیسے ہوگا, اور اس کا جو پیپر ہے وہ اپلیکیشن وہ کہاں سے ملے گا, اور اگر کہیں سے میں لیتا ہوں تو وہ اپلائی کرتا ہوں تو وہ اس کو قبول کر لیں گے, ایک. اور دوسرا یہ کہ اس کی کوئی فیس فوس ہے جو کرنے کی, تو اور کچھ ڈیٹیل سے مجھے بس بتا دیں کہ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں, کیونکہ یہ تو فیسیں دے کہ جو ہمیں تو مار ہی دیں گے. آپ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے, تو اب غور سے میرا جواب ٹی وی پہ سن لیجیے گا. تھینک یو سو مچ. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ زبرانوں کی کوئی فیس نہیں ہے. اب آ جائیں جو 4 سب سے امپورٹنٹ سوال اٹھتے ہیں زبرانوں کے اوپر. پہلی چیز یہ ہے کہ جی آیا زبرانو چیز کیا ہے اور میں اپلائی کر سکتا ہوں یا نہیں. تو بیسکلی زبرانو کیرر اس کو کہتے ہیں جو جوائنٹ پرائمری یا پرائمری کیرر ہو کسی برٹش سٹیزن کا, اور اگر وہ شخص یو کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو برٹش سٹیزن کو بھی یو کے چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. تو اس لیے جو لوگ پیرنٹس ہوتے ہیں, چلڈرن جو برٹش چلڈرن ہیں ان کے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جوائنٹ پرائمری, بیکاز ایک لوگوں کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی میں تو پیرنٹ ہوں, میں اگر پرائمری کیرر ہوں تو بیوی کیا ہوگی, اگر بیوی پرائمری کیرر ہے تو میں کیا ہوں گا. تو بیسکلی آپ دونوں جوائنٹ پرائمری کیرر ہوتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کیونکہ آپ کے بچے برٹش ہیں تو آپ یہ بول رہے ہیں کہ جی اگر ہم ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے تو ظاہری بات ہے ہمارا مائنر بچہ ہمارے ساتھ جائے گا. تو یہ جو نیا کیس لا آیا, اس سے پہلے ہوم آفس یہ کہتا تھا کہ جی کیونکہ آپ کے پاس 2.5 سال کا ہیومن رائٹ کا ویزا ہے, ہم آپ کو زبرانو کیرر کا ویزا نہیں دیتے, جو کہ پھر کورٹ نے کہا کہ اللیگل ہے. آپ کو ان لوگوں کو زبرانو کے کیسز کی ویزے دینے چاہیے. جو زبرانو ہے وہ ایو لا کے انڈر ہے, 5 سال کا ویزا ملتا ہے اور پھر آپ کو سیٹلمنٹ ملتی ہے فری آف چارج. اور انفیکٹ مزے کی بات ہے کہ اگر آپ کا برٹش بچہ آلریڈی ایئر 5 یعنی کہ 5 سال سے برٹش ہے تو آپ ڈائریکٹ سیٹلمنٹ اپلائی کرتے ہیں کہ جی میں 5 سال سے زبرانو کیرر کے طور پہ ہوں, میں اور میری وائف, اور ہمیں سیٹلمنٹ دیں, اور آپ کے ڈپینڈنٹس کو بھی سیٹلمنٹ ملتی ہے. تو اس بات کا تھوڑا خیال رکھیں. تو اب ہوا کیا کہ جیسی کیس لا آیا, ساتھ ہی 30 جون کی ڈیڈ لائن آ گئی. میں نے اس کے اوپر شو بھی کیا ہے, لوگوں نے بالکل اپلائی کیا 30 جون کی ڈیڈ لائن کے بعد. اب اس کے بعد کیا سچویشن ہے, بیکاز ابھی بھی مجھے لوگ کال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں طارق بھائی ہم نے سنا تھا زبرانو کے بارے میں, اور بالکل وہ سوال کریں جو آپ کرتے ہیں. ایک کہ جی اب فارم کہاں سے ملے گا, سیکنڈ کیا ہم ابھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں, اور تھرڈ کہ سچویشن کیا ہے زبرانو کی. تو میں باری باری اس کو لے کے چلتا ہوں. پہلی چیز سچویشن زبرانو کی یہ ہے کہ ہوم آفس اس کو چیلنج کر رہا ہے فردر کورٹ کے اندر, اور میں ہر ایک کو بول رہا ہوں کہ بالکل زبرانو کی اپلیکیشن ڈالیں, بیکاز دیکھیں آگے کیا ہوگا کسی کو بھی نہیں پتا. کیا پتہ ہوم آفس اپنی اپلیکیشن جیت جائے, سارے کیس ختم وہیں ہو جائیں گے, لیکن اٹس ورتھ سبمٹنگ دا زبرانو کیس. بیکاز اگر ہوم آفس ہارتا ہے, سارے زبرانو کے اندر آتے ہیں, تو اس میں فائدہ ہوگا کہ کم از کم آپ کی سیٹلمنٹ اپلیکیشن بھی فری میں ہوگی اگر باقی سارے ویزے لگ بھی گئے ہیں آپ کے. تو اور ایٹ دا سیم ٹائم میں لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنے ہیومن رائٹ کے بھی ویزے چلاتے رہیں, بیکاز ہوم آفس نے پرومس کیا ہے کہ جو بھی زبرانو کی اپلیکیشن ڈالے گا اور اگر ساتھ ہیومن رائٹ کی بھی اپلیکیشن ڈالے گا تو ہم دونوں اپلیکیشن ایٹ دا سیم ٹائم چلا سکتے ہیں. تو بالکل زبرانو ڈالیں. کیا ہوتا ہے زبرانو کے ساتھ کورٹ میں وہ آگے جا کے دیکھا جائے گا. اب انٹرسٹنگ بات یہ آتی ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں طارق بھائی آپ نے بول تو دیا لیکن 30 جون کی ڈیڈ لائن گزر گئی ہے, ابھی بھی ہم زبرانو ڈال سکتے ہیں یا نہیں. تو لیٹ می ٹیل یو کہ میری اس کی لاجک کیا ہے, ذرا سنیں اس کو غور سے. میری اس میں 2 لاجک ہیں. پہلی لاجک ہے کہ ہوم آفس نے جب کنسنٹ آرڈر کیا تھا کورٹ میں اس کے اوپر, تو انہوں نے یہ بولا تھا کہ جی ہم ایک پالیسی نکالیں گے اور اس پالیسی میں ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ لیٹ اپلیکیشنز جو کر سکتے ہیں یا نہیں. ابھی تک وہ پالیسی نہیں آئی ہے جو ہوم آفس نے کہا ہے کورٹ کے اندر کہ ویری سون 30 جون کے بعد ہم ایک نئی پالیسی نکالیں گے ان لوگوں کے لیے کہ وہ زبرانو کے کیسز ڈال سکیں اگلے 6 ویکس کے اندر فرام دا ڈیٹ آف دیٹ پالیسی. اب وہ کن سینیریو میں ڈال سکتے ہیں وی ڈو ناٹ نو, بیکاز وہ پالیسی ابھی تک آئی نہیں ہے جو ہوم آفس نے کمٹ کیا ہے کنسنٹ آرڈر کے اندر کورٹ میں. بٹ میں ایک اور بات بولتا ہوں, مئی اپریل کی بات ہے کہ ہوم آفس نے ایک پالیسی نکالی جو کہتی ہے
EU एप्लीकेशंस के ऊपर जो लोग टाइमली मैनर पे एप्लीकेशन नहीं कर सके, जिस तरह आपको पता है 30 जून वाज द डेडलाइन और हर एक ने EU सेटलमेंट स्कीम के अंडर अप्लाई करना था। उस पॉलिसी में लिखा है कि कोई भी EU की एप्लीकेशन में ये पॉलिसी अप्लाई होती है, तो बेसिकली ये पॉलिसी ज़बरानों पे भी अप्लाई होती है। उसमें उन्होंने बोला है कि अगर कोई कंपैशनेट एंड कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से आप अपनी डेडलाइन के अंदर एप्लीकेशन नहीं डाल सके, आप हमें एक्सप्लेन करें और लेट एप्लीकेशन डाल दें, मोस्ट लाइकली हम डिस्क्रेशन अप्लाई करेंगे आपके फेवर में। और इंटरेस्टिंग बात है कि कंपेलिंग एंड अदर रीजंस में उन्होंने ये भी लिखा हुआ है अपनी पॉलिसी के अंदर कि आपको पता नहीं था कि डेडलाइन थी। और मैं जेन्युइन लोगों को जानता हूँ जिनको इस केस लॉ के बारे में नहीं पता था, तो वो फिर इस पॉलिसी का सहारा लेके अभी भी लेट एप्लीकेशन मेरे ख्याल से ज़बरानों की अभी ये मेरी थिंकिंग है, सो प्लीज़ फॉलो मी विद दैट। ठीक है, अगर होम ऑफिस ना बोलता है फिर आप उसको चैलेंज करें, बट आप ये बिल्कुल लेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं ये बोल के कि आपकी लेट एप्लीकेशन, ज़बरानों की पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, वो अभी तक नहीं आई, मैं उस पॉलिसी की बात कर रहा हूँ जो लेट एप्लीकेशन की पॉलिसी है होम ऑफिस की EU के ऊपर। वो आई थिंक अप्रैल मई में निकली थी। उसमें क्लियरली बोला है कि अगर आपको पता नहीं था कि डेडलाइन आ रही है 30 जून की, तो आप लेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो जिन्होंने अब ज़बरानों की 30 जून तक एप्लीकेशन नहीं डाली, वो बिल्कुल एप्लीकेशन दोबारा डालें, उस पॉलिसी का हवाला दें और बोलें कि जी आपकी अपनी पॉलिसी कहती है, मुझे पता नहीं था कि ज़बरानों की मैं एप्लीकेशन डाल सकता हूँ, आपने चोरी छुपे ये सारे कुछ कर दिया, इतना ओपनली वेबसाइट पे भी नहीं बताया, मुझे तो बाद में पता चला है, तो अब मैं ये एप्लीकेशन डाल रहा हूँ और आपकी पॉलिसी के तहत आपने कहा मैं लेट एप्लीकेशन डाल सकता हूँ, प्लीज़ इसको कंसिडर करें। वो अलग बात, अगर होम ऑफिस ना बोले आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं उनकी पॉलिसी की बेस पे कि आई मेड अ वेरी रीजनेबल रिक्वेस्ट। अब वो चैलेंज जुडिशल रिव्यू पे किन ग्राउंड्स पे होता है वो एक हम अलग बात कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली लेट डाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि लोग या तो पॉलिसी का वेट करें जो ज़बरानों की आनी है, जिसमें वो फिर बोलेंगे कि किस तरह लोग आगे एप्लीकेशन कर सकते हैं जिन्होंने उस डेडलाइन के अंदर नहीं की। बट उससे भी बेहतर है, रादर देन वेटिंग फॉर दैट पॉलिसी, कि ये जो लेट एप्लीकेशन की पॉलिसी है EU की, आप इसके अंदर डाल के उनको बोलें कि जी आप मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें, आप ठीक है लेट है मैं मानता हूँ, लेकिन आपने खुद बोला है कि जिनको नहीं पता था और वो लेट करेंगे तो यू विल कंसिडर द एप्लीकेशन। तो आई थिंक कि लेट एप्लीकेशन का डिस्क्रिशन शुड अप्लाई इन माई फेवर। और ये सिर्फ ज़बरानों के लिए नहीं है, जिन्होंने EU सेटलमेंट स्कीम भी मिस कर दी है उनके लिए भी है। अब आ जाते हैं एक आखिरी चीज़ जिसमें आपने बोला कि तारिक भाई फिर ये एप्लीकेशन फॉर्म मैं कहाँ से उठा सकता हूँ। होम ऑफिस ने अपनी वेबसाइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। मैंने 30th के बाद तो लॉगिन करके नहीं चेक किया कि वो फॉर्म अवेलेबल है या नहीं है, बट तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द लीगल, मैंने एक वीडियो भी किया जिसमें मैंने फॉर्म अवेलेबल करके फ्री ऑफ चार्ज लोगों को दिया हुआ है। और उसके अलावा आई थिंक मोस्ट ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास फॉर्म्स की कॉपी है, बिकॉज पहले ज़माने में ज़बरानो फॉर्म्स पे ये होता था कि आप कॉल करते थे और आप उनसे मांगते थे फॉर्म, तो वो फॉर्म के ऊपर UN नंबर लिख के देते थे और आपका नाम लिख के देते थे, फिर वो एक फॉर्म सिर्फ उस शख्स के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन जब ज़बरानो केस लॉ आया, रिलीज़ हुआ, आई थिंक इतने लोगों ने कॉल करनी शुरू कर दी कि होम ऑफिस ने खुद उनको कहा कि जी ये फॉर्म है, ईमेल पे भेजा उनको, आप जी जितने लोगों के आपने एप्लीकेशन डालनी है फॉर्म की कॉपियाँ करें और डालें। तो तकरीबन हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास वो फॉर्म अब अवेलेबल है। और जैसा मैंने बोला कि मैंने कल वीडियो की थी उस पर भी है, बट यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन टू देम ये सारी समझ लें सिनेरियो जो मैंने भी एक्सप्लेन किया कि जी आपकी पॉलिसी गाइडेंस कहती EU की लेट एप्लीकेशंस की कि अगर मुझे लॉ के बारे में पता नहीं था, मैंने डेडलाइन मिस कर दी, आई कैन स्टिल मेक द एप्लीकेशन। तो मैं उस बेसिस पे अपनी ज़बरानों की कर रहा हूँ। सो आई होप आपको इन सारी बातों का समझ आ गया, एंड इज़ फ्री ऑफ चार्ज। एंड प्लीज़ ये ना समझें कि हर हाल में वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे, वो रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, बट देन यू डू हैव इन माई व्यू ग्राउंड्स टू चैलेंज इट कि भाई जब आपकी पॉलिसी कह रही है मैं EU लॉ के अंदर लेट एप्लीकेशन कर सकता हूँ, तो वाई नॉट ज़बरानों की, अनलेस यू वेट फॉर द पॉलिसी। आई डू अपॉलॉजीज, मैंने बड़ा डिटेल में ये समझाया बिकॉज आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बताया जाता है कि अब हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है। लेट्स गो ऑन अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आके आई एम गोना टेक सम मोर कॉल्स। आई डू अपॉलॉजाइज, लेकिन आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था और काफ़ी लोगों को इसकी समझ होनी चाहिए, मतलब पता होना चाहिए था इसके बारे में कि मेरे व्यूज़ क्या हैं। सो थैंक यू सो मच। लेट्स मीट यू आफ्टर द ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम तारिक साहब। तारिक साहब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, EE फैमिली परमिट जो है एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर का फॉर ब्रिटिश नेशनल, तो उसका डिसीजन ओवरटर्न हुआ था जनवरी में, ठीक है। जनवरी में हमने पासपोर्ट जमा करवा दिया, उसके बाद आज तक तो हमें पासपोर्ट नहीं मिला। और मई के आखिर में उन्होंने ईमेल कर दी कि आपका डिसीजन हो गया है, वीजा आपका हो गया है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया जी आप ट्रैवल नहीं कर सकते इस वीजे पे 30 जून के बाद। तो एक तो ऑब्वियसली उन्होंने जानबूझ के 6 महीने लगा दिए
मतलब ओवरटर्न डिसीजन पे इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। हमने प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर भी लिखे, प्लस एमपी को भी इन्वॉल्व किया, तो रिजल्ट तो कुछ नहीं निकला। तो पासपोर्ट एक मुझे ये बता दें कि डिसीजन के 6 वीक हो गए, मेरी मेल मिली हुई है, तो उसमें वाकई इतना टाइम लगता है कि वो पासपोर्ट डिलीवर करने में 6 वीक हो गए? और दूसरा, इसमें होम ऑफिस वाले कोई पॉलिसी बना रहे हैं या क्या होगा इसमें? ऑलराइट, मैं थैंक यू, बहुत अच्छा आपने सारे बहुत अच्छे सवाल कर रहे हैं, आज मज़ा आ रहा है शो में। ओके, लेट मी टेल यू कि मेरी नज़र में क्या होगा, और क्योंकि पॉलिसी अभी नहीं है, सो लेट्स बी आउट ऑफ द वे देयर। कोई पॉलिसी नहीं है अभी, और जहाँ तक बात है पासपोर्ट देने में, यस यार इतना टाइम आजकल लग रहा है, बिकॉज आपको पता है कि 30 जून डेडलाइन थी और बहुत लोगों ने एप्लीकेशन डाली उससे पहले, और काफ़ी पाइपलाइन में केसेस थे, तो उस पर टाइम लग रहा है। अपीलों भी, जो लोग अपील्स भी अपनी जीते हैं, अभी भी मुझे कंप्लेन कर रहे हैं कॉल करके कि तारिक भाई हमें अभी तक वीज़े इशू नहीं हुए, तो टाइम लग रहा है। तो वो आप सिर्फ ये कर सकते हैं, जब टाइम लग रहा है, कि एफसीओ को ईमेल करें कि जी जल्दी जल्दी वीज़ा इशू करें, और अपने एमपी के थ्रू प्रेशर दें। अब आ जाते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात के ऊपर। पहले मैं सिनेरियो बता दूं, और फिर मेरी नज़र में क्या होगा मैं वो बता देता हूं, जो मुझे फ़ील होता है। सिनेरियो ये था सर, कि आपको पता है कि एक एप्लीकेशन थी EEA फैमिली परमिट की। अब एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर जो थे वो EU सेटलमेंट की एप्लीकेशन डाल ही नहीं सकते थे, बिकॉज EU सेटलमेंट वाले बोल रहे थे कि जब तक आपके पास EEA फैमिली परमिट नहीं है, आप EU सेटलमेंट स्कीम के अंदर अप्लाई कर नहीं सकते। तो अक्सर लोगों को पता था कि डेडलाइन आ रही है 30 जून की, लेकिन वो EU सेटलमेंट स्कीम स्पेशली एंट्री क्लियरेंस पे डाल ही नहीं सक रहे थे, बिकॉज उनको EEA फैमिली परमिट की ज़रूरत थी। फिर कुछ को वीज़ा मिल गया, कुछ, जैसा मुझे पता है, मैं खुद इन्वॉल्व था उन केसेस में, कि कुछ कोर्ट में जाके जीते हैं। अब मुझे लोग फ़ोन करके कहते हैं तारिक भाई हमें ये बात समझ नहीं आ रही, हम होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि जी EEA फैमिली परमिट के ऊपर आप 30 जून के बाद ट्रैवल ही नहीं कर सकते, सिंपल एज दैट। तो अगर हमें वो वीज़ा देते हैं हमारे स्पॉन्सर हमारे एप्लीकेंट को, जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि हमें वीज़ा मिलेगा फैमिली परमिट के ऊपर, और वो उस पर ट्रैवल नहीं कर सकते, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। पहले मैं बता देता हूँ कि मेरी नज़र में क्या होगा एंड व्हाट पीपल आर ट्राइंग टू डू। पहले मैं उस पर आ जाता हूँ, व्हाट पीपल आर ट्राइंग टू डू। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप फैमिली परमिट के ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकते, बिकॉज वो 30 जून के बाद उन्होंने एयरलाइंस को भी बोल दिया है कि कोई भी फैमिली परमिट दिखाए आप इस पर इसको ट्रैवल ना करने दें। तो एयरलाइंस भी मजबूर होंगी, कहेंगे सॉरी हम आपको चढ़ने नहीं देंगे जहाज़ पे। तो कुछ लोग तो ये कर रहे हैं, मेजॉरिटी अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू कि होम ऑफिस को ईमेल्स कर रहे हैं कि जी आप फैमिली परमिट इशू करके ना दें, EU सेटलमेंट स्कीम वाला वीज़ा इशू करके दें, बिकॉज आपको भी पता है कि फैमिली परमिट पे हम ट्रैवल नहीं कर सकते। अभी तक पर्सनली मुझे किसी का नहीं पता, बिकॉज ये सब कुछ अभी भी हुआ, और आपको पता अभी तो जुलाई शुरू में आया है। तो अगर किसी को पता भी चले मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म करें, ताकि मैं लोगों के साथ शेयर करूं कि अभी मुझे नहीं पता कि जब किसी ने ये रिक्वेस्ट की है तो इंस्टेड ऑफ फैमिली परमिट उन्होंने उनको EU सेटलमेंट स्कीम की स्टैंप लगा के डायरेक्टली दे दिया कि आप उसके ऊपर ट्रैवल करें। कुछ लोग ये भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि होम ऑफिस हमें कोई ऐसी स्टैंप दे देगा, बिकॉज आपको पता है ये सारे स्टैंप के ऊपर ट्रैवल करते हैं और यहाँ के कार्ड मिलता है। तो कुछ लोग यही भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि होम ऑफिस कोई ऐसी स्टैंप लगा के देगा 6 महीने वाली, जिस पे वो शख्स ट्रैवल करके आ सकता है और फिर यहाँ से उनको EU सेटलमेंट एप्लीकेशन वो डाल सकते हैं। मेरी लॉजिक क्या कहती है, दो में से एक, जिसमें पहले वाले मेरा क्या सिनेरियो मैं वो बताता हूँ। मुझे पहले वाला जो थोड़ा सा, एंड आई होप होम ऑफिस पॉलिसी निकाले, लेकिन एक सिनेरियो मुझे लग रहा है कि वो EU फैमिली परमिट वाली स्टैंप देंगे और कहेंगे अब EU सेटलमेंट स्कीम की एप्लीकेशन डालो बाहर से ही। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह मैंने अभी आपको बोला कि EU सेटलमेंट स्कीम की एप्लीकेशन अभी तक आप टेक्निकली डाल सकते हैं, ऑलरेडी 30 जून की डेडलाइन ख़त्म हो गई है, बट जो होम ऑफिस ने अपनी पॉलिसी निकाली है, जो मैंने अभी इतनी डिटेल में बताई है लेट एप्लीकेशन की, वो आप अभी भी डाल सकते हैं एज लॉन्ग एज यू गिव अ रीजनेबल एक्सक्यूज़ कि आप लेट क्यों हैं। सो एक ऑप्शन तो ये है कि वो आपको EU फैमिली परमिट का स्टैंप लगा के देंगे। अब क्योंकि EU फैमिली परमिट का स्टैंप आपके पास आ गया है, आप EU सेटलमेंट स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो फिर आप उधर ही बाहर बैठ के EU सेटलमेंट स्कीम की एंट्री क्लियरेंस डालेंगे, ये बोल के कि फैमिली परमिट मेरे पास है एज एन एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर, और फिर वो शख्स को EU सेटलमेंट स्कीम इशू करके देंगे और वो शख्स इधर आ जाएगा, यानी कि एक और एप्लीकेशन डलेगी। ये मुझे लॉजिक थोड़ी ज़्यादा क्लियर लगती है, अनलेस होम ऑफिस कोई पॉलिसी निकाले। कॉमन सेंस ये मेरी कहती है ना, होप होम ऑफिस फॉलोज द कॉमन सेंस कि यार क्या किसी को दो एप्लीकेशनें करवा रहे हैं, सारा डाटा आपके पास है, उसको एक स्टैंप दे दें, चलें EU फैमिली परमिट वाली स्टैंप ना दें, कोई और स्टैंप दे दें जिस पे वो एंटर कर सकता है UK में, और यहाँ आते ही वो EU सेटलमेंट स्कीम अप्लाई कर दे। दिस इज़ लॉजिक एंड कॉमन सेंस। अब होम ऑफिस क्या करता है वी डू नॉट नो।
जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा आई immediately inform you और मैं शेयर करूँगा आपके साथ, बिकॉज दिस इज़ वी स्टिल इन द फर्स्ट वीक सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, और अभी अभी ये सब कुछ हुआ है, तो लेट्स सी कि होम ऑफिस क्या करता है। लेकिन सारों को बहुत खुशी की बात है जिनके लग गए हैं वीज़े, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तो आना है उन्होंने। अब वो किस तरीके से आते हैं वो हमने देखना है कि ए रोड के थ्रू आते हैं या मोटर वे के थ्रू आते हैं। सो बी पेशेंट, एंड अगर किसी को पता चले प्लीज़ डू शेयर इट विद मी, और मैं आप सारों के साथ फिर शेयर करूंगा। बट गुड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे एक छोटा सवाल है अबाउट स्पाउस वीजा इनकम थ्रेशोल्ड। मैं बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ और मेरी वाइफ जो है वो 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट पर 20 दिसंबर 20 से काम कर रही है। मसला ये है कि उसकी इनकम फ्लक्चुएट करती है, कभी 100 आते हैं कभी 150 आते हैं वीक के। जी जी। तो हाउ डू वी कैलकुलेट इट? आपने बताया था कि बड़ा महीने को अप्लाई करें, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहली बात है कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो मैं अप्लाई करूंगा तो 2021 फाइनेंशियल ईयर अप्लाई करूंगा, तो वो उसकी हाउ मेनी मंथ कैलकुलेट होगी? क्योंकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मे बी 4 मंथ। So how do you calculate my wife income, which is fluctuated 100 to ठीक है, 200? आपको मैं इंग्लिश में समझाऊं या उर्दू में, आपको इजी क्या लगेगा? उर्दू में। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बताने लगा हूँ मैं, जितना सिंपल तरीके से कोशिश करूँगा मैं बताऊँगा, लेकिन अगर फिर भी कॉम्प्लिकेटेड लगे आई सिंसियरली अपोलोजाइज। यू नीड टू कम गो टू किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास एंड डिस्कस इन पर्सन अगर आपको फिर भी कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट आई ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल। थैंक यू फॉर योर कॉल मेरे भाई, एंड अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। फोन पे जवाब दीजिएगा प्लीज। मैं आप सुन लो बेशक फ़ोन पे, डोंट हैंग अप, एंड देन बाकी भी सुन लेंगे व्हेन आई एक्सप्लेन ऑल दिस। देखें, पहले लेट मी एक्सप्लेन कि सिनेरियो क्या होता है। जब कोई शख्स सेल्फ एम्प्लॉयड होता है तो होम ऑफिस ये कहता है कि जी आपने जो एप्लीकेशन डाली है उसका जो लास्ट टैक्स ईयर है हम उसको देखेंगे और हम उस वाली इनकम को कंसिडर करेंगे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। इन सिंपलर वर्ड्स, अगर अभी हम बैठे हैं जुलाई 2021 के अंदर, अगर किसी ने अप्रैल 2021 तक अपना टैक्स फाइल कर दिया है तो जारी बात है वो अप्रैल 2021 वाला टैक्स रिटर्न कंसिडर होगा फ्रॉम अप्रैल 2020 टू अप्रैल 2021। लेकिन आपको पता है कि अप्रैल 2021 वाला टैक्स रिटर्न यू डोंट हैव टू फाइल नाउ, यू कैन लिटरली फाइल अप टू जनवरी 2022। तो अगर किसी ने 20 टू 2021 का टैक्स रिटर्न नहीं किया और लास्ट फाइल किया है 19 टू 20, तो जुलाई 21 की एप्लीकेशन में वो वाला भी यूज़ कर सकता है। इन सिंपलर वर्ड्स, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, डेट ऑफ एप्लीकेशन से जो लास्ट फाइनेंशियल टैक्स ईयर बनता है उनका, उन्होंने वो फाइल किया है, होम ऑफिस उसको कंसिडर करता है। तो याद रखें कि डेट ऑफ एप्लीकेशन और लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड में थोड़ा गैप भी हो सकता है। जिस तरह अभी अप्रैल का फाइनेंशियल ईयर एंड था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, आप जुलाई में एप्लीकेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स अप्रैल, मई, जून, जुलाई की इनकम कंसिडर नहीं होगी, तो गैप आ गया। अच्छा, तो ये तो बात होगी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। अब आ जाते हैं हम एम्प्लॉयमेंट के अंदर। एम्प्लॉयमेंट में दो तरह की एम्प्लॉयमेंट होती हैं, एक जो कि बड़ी पॉपुलर है, 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट्स। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दोज, वो एक अलग एम्प्लॉयमेंट लॉ की बात है, लेकिन दे आर पीपल जो 0 कॉन्ट्रैक्ट आवर्स में एंड देन जो एक फिक्स सैलरी पे हैं। जो फिक्स सैलरी के ऊपर होते हैं उनका तो बड़ा आसान है। अगर आप करंट एम्प्लॉयर के साथ 6 महीने से ज़्यादा हैं, होम ऑफिस ओनली रिक्वायर्स टू सी 6 मंथ की स्टेटमेंट। अगर आप 6 मंथ से कम करंट एम्प्लॉयर के साथ हैं, दे वुड लाइक टू सी 1 ईयर की स्टेटमेंट। जो 0 कॉन्ट्रैक्ट आवर्स होते हैं, होम ऑफिस कहता है कि हम उसकी एवरेज लेंगे और एवरेज में देखेंगे कि हैव यू केप्ट योर मिनिमम रिक्वायरमेंट और नॉट। अब उसमें ये होता है कि वो तो होम ऑफिस ये कभी कभी कहता है कि हम लोअर अमाउंट की एवरेज देखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर लोअर अमाउंट आपका 18,600 से ऊपर एवरेज पे नहीं जा रहा, फिर होम ऑफिस पिछले पूरे 12 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखता है और उसमें ये देखने की कोशिश करता है कि आपकी इनकम 18,600 से ऊपर रहनी है, कंबाइन भी करके या ऑन इट्स ओन। अब इशू कहाँ आता है जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम और एम्प्लॉयमेंट इनकम को आप कंबाइन करना चाहते हैं। उधर होम ऑफिस ने रिस्ट्रिक्शन ये लगा दी है कि इट हैज़ टू बी फॉर द सिमिलर पीरियड, अदरवाइज हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। इन सिंपलर वर्ड्स उसका मतलब ये है कि अगर आप अप्रैल 20 से लेके अप्रैल 2021 तक की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शो कर रहे हैं तो आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट भी 80-20 से अप्रैल 2021 की शो करनी पड़ेगी। अगर आप करंट शो करेंगे तो फिर होम ऑफिस की डिस्क्रेशन पे है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे।
क्योंकि अक्सर लोगों को इस बात का नहीं पता कि अंडर फाइनेंशियल अपेंडिक्स FM होम ऑफिस के पास डिस्क्रेशन भी है कि वो फ्यूचर पोटेंशियल इनकम को भी कंसिडर करे। तो मैं फिर लोगों को यही बोलता हूँ कि अगर आपने प्रॉपर तरीके को फॉलो करना है, जिस तरह पर आपकी बात है कि आप अप्रैल 20 टू अप्रैल 21 की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम अपनी दिखा रहे हैं, तो अप्रैल 20 टू अप्रैल 21 की इनकम अपनी बीवी की दिखाएं शो करने के लिए कि अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट इनकम को ऐड करते हैं, हमारी फाइनेंशियल टैक्स उस टैक्स ईयर के अंदर हमारी हाउस होल्ड इनकम वॉज अबव 18,600। लेकिन अगर आपका ये सिनेरियो जो मैं समझ रहा हूँ कि तारिक भाई अप्रैल 20 टू 21 मेरी इनकम एंड एप्लीकेशन से 6 महीने पहले, बिकॉज आपने कहा ना कि दिसंबर में उन्होंने जॉब शुरू की, तो 7 महीने पहले सारी इनकम मेरी बीवी की, और अगर हम इन दो इनकम्स को ऐड करते हैं तो 18,600 से ऊपर बनती हैं। इसके अंदर अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये एक पीरियड की नहीं है, तो फिर आप होम ऑफिस की डिस्क्रेशन पे रिलाई कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, आप होम ऑफिस को कह रहे हैं कि जो डिस्क्रेशन अपेंडिक्स FM के अंदर इमिग्रेशन रूल के अंदर लिखी हुई है, वो आई थिंक नीचे करके लिखी हुई है, मुझे भी याद नहीं कि सेक्शन के अंदर, मैं उस पर रिलाई करते हुए बोल रहा हूँ कि मेरी इनकम इस पीरियड की है, बीवी की इनकम इस पीरियड की है, लेकिन हमारे हाउस होल्ड इनकम इन दोनों पीरियड्स को ऐड करके 18,600 से ऊपर बन जाती है। सो इंस्टेड ऑफ falling within the immigration rule, you are technically falling within the immigration rule but relying on discretion. That's where it is. और इन्होंने जिस तरीके से wording लिखी ना discretion की, although immigration rule के अंदर ही है, I'm a bit disappointed because there's a lot of grey areas left in there. But I think in the future कोई ना कोई court of appeal में केस आएगा जो इसको थोड़ा सा रब करके ठीक कर देगा सही तरीके से। But that is what it is. It's not very complicated for me, मेरे हेड के अंदर, बट आई होप जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको समझ आई हो। एंड दिस इज़ वाई आई अपोलोजाइज्ड कि अगर नहीं समझ आई बिकॉज यू नॉट फ्रॉम अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड और लॉ बैकग्राउंड, देन आई डू अपोलोजाइज, यू नीड टू गो टू समवन कॉम्पिटेंट जो आराम से बैठ के पेपर के ऊपर आपको ये चीज़ समझाए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट पार्टनर इन योर एप्लीकेशन। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से। आज यार सवाल बड़े अच्छे पूछे जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। आई होप आप कोई आसान सा सवाल ना पूछें कि कितनी पेनल्टीज इंग्लैंड ने मिस की। मेरा भी फर्स्ट कॉलर के रिलेटेड सवाल है जो आपने बड़ी डिटेल से बताया है। बस मैं ये पूछना चाह रहा था कि फॉर्म हमने ले लिया है, तो हम 3 लोग हैं ज़बरानों में। जी जी। हम उसकी कॉपीज करवा कर ही ये तीनों अप्लाई करेंगे? नंबर 1 जी, ये क्वेश्चन है जी। और दूसरा ये कि ये हमने बाय पोस्ट अप्लाई करना है या ईमेल के अप्लाई करना है, ये कैसे करना है, इसका ये बता दें। और साथ में क्या चीजें भेजनी है, ये कुछ बता दें डिटेल में कि कैसे अप्लाई करना है हमने। ठीक है सर जी, बिल्कुल। और आप पाकिस्तान में या इंडिया से कौन से शहर से हैं? हम पाकिस्तानी हैं और यही पर यूके में। नहीं, मैं पूछ रहा था कौन से शहर से हैं आप? कौन से शहर से हैं आप? लाहौर से। हाँ, लग रहा था आप लाहौर से, आवाज़ से आपके। थैंक यू सो मच भाई। देखें, वेरी गुड सवाल अगेन। जहाँ तक फॉर्म्स की बात है मेरे भाई, बिल्कुल पर एप्लीकेंट आपको अलग फॉर्म भरना पड़ता है। बच्चों का अलग वही फॉर्म होता है लेकिन सेक्शंस डिफरेंट होते हैं, तो बच्चों का आपको अलग भरना पड़ता है। सो जितने एप्लीकेंट्स हैं इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, हर एक का अलग अलग फॉर्म है। होम ऑफिस ने ऑलरेडी अपनी पॉलिसी में कह दिया है कि जी हम लोग अब ईमेल पे ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उन्होंने ऑलरेडी फॉर्म के अंदर एड्रेस दिया हुआ है। प्लीज़ आप उस एड्रेस के ऊपर पोस्ट करें, और क्योंकि आप 30 जून के बाद पोस्ट कर रहे हैं, यू मस्ट रेफर टू द लेट एप्लीकेशन गाइडेंस होम ऑफिस को कि मुझे पता नहीं था, या जो भी आपकी क्या पता कुछ की ये भी जेन्युइन रीज़न हो कि कोविड की वजह से वो घर से ना निकल सकते हो। दे आर पीपल, मैं जेन्युइन लोगों को जानता हूँ कोविड नहीं है लेकिन उनको डर है कोविड का, बिकॉज दे वनरेबल पीपल, या बंदा वैसे भी डर जाता है यार कोविड है मैं क्यों बाहर जाऊँ, बेशक जैब्स भी लगी हों, मे बी दैट इज़ द रीज़न यू डिडंट गो आउट। बट जो भी रीज़न है आप वो दें, लेट एप्लीकेशन गाइडेंस का हवाला दें और एप्लीकेशन डाल दें, फिर देखा जाएगा कि वो क्या कहते हैं। मैं अगेन बोल रहा हूँ, दे कैन रिफ्यूज़ द एप्लीकेशन बट देन यू कैन ऑल्सो कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके डिस्कस करें कि मैं उसको चैलेंज कर सकता हूँ या नहीं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि 30 जून की वजह से ज़बरानों की विंडो आपके लिए क्लोज़ नहीं हुई। फिर आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि तारिक भाई ज़बरानों में मैं डॉक्यूमेंट क्या लगाऊँ। देखें, अगर आप अपने इस बेसिस पे ज़बरानों डाल रहे हैं कि भाई मेरा बच्चा है जो कि ब्रिटिश सिटीज़न है एंड आई एम द प्राइमरी जॉइंट प्राइमरी केयर, बिकॉज मियाँ बीवी होते हैं, तो फिर तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल जा रहा है उसका प्रूफ, और आप पेरेंट हैं, प्रूफ के बच्चा आपके पास रहता है, दैट इज़ इनफ। बिकॉज रिमेंबर
by default as a parent you're the primary carer sir or joint primary carer. तो that itself covers it. ज़्यादा डॉक्यूमेंट पता है किधर ज़रूरत होती है लगाने की? अगर मैं बोल रहा हूँ कि जी मैं ज़बरानो केयर हूँ और किसी बुज़ुर्ग का हूँ, मीनिंग ही इज़ अडल्ट, तो फिर मैंने प्रूव करना है कि जी मैं उनकी क्या क्या देखभाल करता हूँ, खाना खिलाता हूँ, उनको नहलाता हूँ, जो भी मैं करता हूँ एज अ केयर, वो फिर मैंने लंबी सी लिस्ट तैयार करनी है. पता नहीं होम ऑफिस के, सॉरी मैं होम ऑफिस कह रहा हूँ, काउंसिल के डिफरेंट डिपार्टमेंट से लेटर्स वगैरह लेने हैं. लेकिन बच्चे का तो हर एक को पता है यार, एज अ माइनर चाइल्ड वो अपना तो कुछ भी नहीं कर सकता. एज अ माँ, एज अ बाप, आप भी तो सब कुछ उसका कर रहे हो. तो वो फिर in my view that is an automatic कि यार we are the joint primary carer because he is a minor child. ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स उधर लगते हैं जहाँ आप किसी अडल्ट की केयर कर रहे हो, which you understand what I'm trying to say, कि मैं उसको दवाइयाँ दे रहा हूँ अडल्ट को, मैं नहला रहा हूँ, मैं बाकी सब कुछ कर रहा हूँ, तो वो फिर एक बड़ा डिटेल्ड एविडेंस बनता है. आई डू अपोलोजाइज, मुझे कान में बोल रहे हैं बार बार तारिक भाई प्लीज़ ब्रेक है, तो लेट्स गो ऑन अ ब्रेक. आई एम रियली एंजॉइंग द शो टुडे बिकॉज आज बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं. आई होप यू आर ऑल्सो एंजॉइंग with my answers. Let's go on a break. Inshallah ta'ala break पे आके हमारा आखिरी session and I'll see you after the break inshallah ta'ala. Alaikum, welcome to the show Immigration with Tariq. अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. तारिक भाई साहब क्या हाल आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल खैरियत से. थैंक यू भाई. सर मुझे यहाँ पे तकरीबन 12 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए. 5 साल का इन्होंने मुझे वीज़ा दिया था, शादी की थी मैंने यूरोपियन लड़की के साथ. तो वो मेरा साथ नहीं है, अब चली गई है कहीं, काफ़ी टाइम से मेरे साथ नहीं है. तो मैंने केस जमा करवाया था जब वीज़ा खत्म होने वाला था, तो उन्होंने मुझे प्रूफ मांगा था इस यूरोपियन लड़की का. तो वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है. उन्होंने साफ क्लियरली बता दिया था वो नहीं है मेरे पास. अब मैंने नई शादी की है, पाकिस्तानी लड़की है, तो उसको मैंने डिवोर्स नहीं दिया हुआ. तो इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए और कितने पैसों नया केस में अपना जमा करवाऊँ? कुछ चांस बनते हैं वीजे का? या और जो नई पाकिस्तानी खातून है उनका यहाँ स्टेटस क्या है? ब्रिटिश बोर्न है यहाँ पे. ओके ओके मेरे भाई, अब ज़रा मेरी बात गौर से सुन लें. मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ एंड मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको लाजमी बोलूँगा कि आपका कॉम्प्लिकेटेड केस बिल्कुल नहीं है, लेकिन होता ये है कि कभी कभी समझने में लोगों को बड़ी कॉम्प्लिकेशन लगती है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके मशवरा करें अपने केस का. लेकिन मैं आपको पहले आपकी प्रॉब्लम्स समझा देता हूँ. जहाँ तक EU एप्लीकेशन की बात है, तो कानून ये कहता है कि यू आर विद यू EU नेशनल एंड शी हैज़ टू बी लिविंग इन दिस कंट्री एंड एक्सरसाइजिंग ट्रीटी राइट्स. अगर वीज़ा बेशक आपके पास EU का हो, लेकिन अगर आपकी स्पॉन्सर, हम आपकी पार्टनर या स्पॉन्सर बोलते हैं, अगर वो यहाँ ट्रीटी राइट एक्सरसाइज ना करें और आपके साथ ना रहें, सब्सिस्टिंग रिलेशनशिप ना रहे, ड्यूरेबल ना रहे, तो टेक्निकली वीज़ा तो आपके पास रहता है क्योंकि होम ऑफिस को पता नहीं, लेकिन वो फिर कहते हैं कि हम बैक डेट से इसको कैंसिल करेंगे बिकॉज आप प्रूव नहीं कर पा रहे कि आप ट्रीटी राइट या EU रेगुलेशन के अंदर इस मुल्क में रह रहे थे. वो आपके ऊपर बर्डन है कि आप होम ऑफिस को प्रूव करें कि मैं EU रेगुलेशन के तहत इस मुल्क में रह रहा था. अगर आप किसी वजह से, बेशक वीज़ा है आपके पास EU रेगुलेशन का, लेकिन अगर आप किसी वजह से, या EU सेटलमेंट स्कीम का, लेकिन अगर आप किसी वजह से उनको ये प्रूव नहीं कर पाते एट द एंड कि इस पूरे पीरियड के अंदर मैं EU रेगुलेशन के अंदर आता था, तो फिर उस वीज़े की कोई वैल्यू नहीं है. तो ये एक इशू है आपका. तो आप किस हद तक उस रेगुलेशन के अंदर आते थे वो ये देखना है, या सेटलमेंट स्कीम के अंदर के कितना अर्सा आप इकट्ठे रहे हो. बिकॉज सारी बात है, अगर आप डिवोर्स भी लेते हो तो रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस भी एक है रेगुलेशन के अंदर, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि 3 साल आपकी मैरिज रहे और सेपरेशन से पहले द स्पॉन्सर वॉज एक्सरसाइजिंग, आपकी बीवी वॉज एक्सरसाइजिंग ट्रीटी राइट. अब मुझे भी नहीं पता कब आपकी सेपरेशन हुई, कितना अर्सा आप इकट्ठे रहे हो, तो दैट इज़ ऑल अप इन द एयर. सो दैट इज़ समथिंग जो आपको प्रॉपर कॉम्पिटेंट पर्सन से डिस्कस करना चाहिए कि किस हद तक मैं EU लॉ के अंडर क्वालिफाई भी करता हूँ या नहीं. बट दिस इज़ व्हाट आई हैव टू एक्सप्लेन. अब इस मुल्क का एक कानून है कि अगर आप शादीशुदा हैं आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, बिकॉज वो कहते हैं कि दूसरी शादी को हम रिकग्नाइज़ नहीं करते. तो पहली तो बात है कि जब तक आपकी डिवोर्स नहीं होगी, आप अपनी ब्रिटिश लड़की से जो शादी करेंगे वो होम ऑफिस रिकग्नाइज़ नहीं करेगा. तो एज अ पार्टनर वो आपको रिकग्नाइज़ नहीं करेगा. बिकॉज देखें, अंडर इमिग्रेशन रूल पार्टनर 2 में से एक डेफिनेशन के अंदर होता है, या आप शादी कर लें या 2 साल से आप रिलेशनशिप के अंदर हों.
تو آپ کی شادی تو ہم نے کلیریفائی کر لی کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، بے شک آپ سو کالڈ اسلامی لحاظ سے آپ بولتے ہیں کہ جی میں نے شادی کر لی، مجھے اجازت ہے مسجد میں جا کے نکاح کروا لیا، لیکن وہ اس کو ریکگنائز نہیں کریں گے بیکاز یو ور آلریڈی میرڈ. تو جب تک ڈیورس نہیں ہوگی آپ دوسری شادی یو کے کی نظر میں، ان کے قانون کی نظر میں نہیں کر سکتے. اگر آپ، مجھے نہیں پتا آپ اپنی برٹش بیوی کے ساتھ کتنا عرصہ رہے ہیں ریلیشن شپ میں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں 2 سال سے ان کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوں، تو پھر آپ کو شادی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس بیسس پہ اپنے آپ کو پارٹنر کہہ سکتے ہیں کہ جی میں 2 سال سے ان کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوں. پھر اس کے بعد اپینڈکس ایف ایم کی اپلیکیشن ہوتی ہے جس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، فائنینشیل، ویزا اسٹیٹس ایکسیٹرا. ظاہری بات ہے ویزا اسٹیٹس کے اندر تھوڑا ایشو ہو جائے گا بیکاز آپ ای یو لاء کے اندر آتے ہیں یا نہیں. تو کہنے کا مطلب وہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، بٹ ون ہیز ٹو آسک یو سیورل کویسچنز، آپ سے سوال پوچھنے ہیں اور پھر پتہ چلے گا کہ آیا آپ 2 سال کے بیسس پہ، کیونکہ آپ ریلیشن شپ میں وی ڈونٹ نو آپ ہیں بھی یا نہیں بیکاز وہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا، کہ آپ سوئچ کر سکتے ہیں یا نہیں. اور سوئچنگ کے اندر بھی پھر آپ باقی ایلیجیبلٹی اینڈ سوٹیبلٹی ریکوائرمنٹ اپینڈکس ایف ایم کی پوری کرتے ہیں یا نہیں. بیکاز اگر نہیں کرتے تو پھر آپ کو انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل کا سہارا لینا پڑتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکسیپشنز ان اپینڈکس ایف ایم، اور اس پہ میں بہت زیادہ شو کے اندر ان دا پاسٹ بول چکا ہوں. سو آئی تھنک ضروری آپ کے لیے یہ ہے، جو میں نے تھوڑا سا آپ کو سمری دی، کہ آپ کسی بہت ہی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جائیں اور اپنے کیس کو ڈسکس کریں. دے وڈ فلی انڈرسٹینڈ یور کیس اور آپ کو سمجھائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے آپ کو بیسڈ آن یور سینیریو. کیا پتہ اینڈ میں بولیں کہ جی جب تک ڈیورس نہ ہو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور شاید اس کے بعد بھی بولیں یو ول ہیو ٹو گو ٹو یور ہوم کنٹری اور انٹری کلیئرنس لے کے آئیں بیکاز آپ کی ای یو ریگولیشن یا ای یو سیٹلمنٹ کے اندر ویزا ویلڈ نہیں رہ چکا. تو یہ لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ جی ویزا ایشوڈ ہے تو سب کچھ چل رہا ہے یو کے اندر. نو، آپ کو ساتھ ساتھ ٹریٹی رائٹ بھی ایکسرسائز کرنے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ریگولیشن اور اپینڈکس ای یو. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. منصور بات کر رہا ہوں طارق بھائی. جی منصور. جی طارق بھائی، میں لیسٹر سے بات کر رہا ہوں. میں یورپین سٹیزن ہوں اور لاسٹ ایئر میرے جو ہے یہاں پر وائف کے ساتھ سپریشن ہو گیا تھا، تو پھر اس کے بعد میں نے یہاں پر ڈائیورس اپلائی کیا. تو یہ پورا پینڈیمک کی وجہ سے بہت ڈیلے ہو گیا تھا ڈائیورس. تو ڈائیورس میرا ہوا 28 کو مجھے ایبسولوٹ ملا. تو اس سے پہلے میں پاکستان جا کے میں نے انگیجمنٹ کر لی تھی، کیونکہ شادی تو نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ڈائیورس نہیں ہوا تھا. جی. تو میں نے انگیجمنٹ وغیرہ کی تھی، تو اس کا کافی پورا ایک پروگرام ہوا تھا، اس کے سارے پروف تھے، اور اس کے بعد میں ان کو پیسے بھی بھیج رہا ہوں، ابھی تک پیسے بھیج رہا ہوں. تو پھر میں نے یہ ساری چیزیں سالیسیٹر سے ڈسکس کیا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ان کا تمہارا جو ہے یہ فیانسے ویزا اپلائی کروائیں گے ای اے ایف فیملی پرمٹ پہ. سوری، فیانسے ویزا کس کے اوپر ان کو سبمٹ کیا ہے اور ابھی تک ہم ویٹ کر رہے ہیں. تو اس میں مطلب اس نے سالیسیٹر نے میرے 2 بچے ہیں، اس کے بھی پاسپورٹ، ان کے برتھ سرٹیفکیٹ لگائے ہیں اور باقی سارے پروف اس کے سبمٹ کیے ہیں. تو ابھی تک تو ہمیں کوئی آنسر نہیں آیا. 6 ویک ہو گئے ہیں تقریباً. 3 جون کو سبمٹ کیا تھا. جی. تو ابھی اس میں کیا چانسز ہیں، آپ کیا بتائیں گے اس کے حوالے سے؟ یار پرابلم مائنڈ نہ کرنا منصور، آپ نے آلریڈی لیگل ایڈوائس لے کے اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے. آئی تھنک بی ویری ان اپروپریٹ کہ میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ کروں. تو آئی سنسیئرلی اپالوجائز یار. آپ واپس جائیں اپنے ہی لیگل ریپرزینٹیٹیو کے بعد اینڈ ڈسکس دیز آپشنز ود دیم. آئی تھنک وہ بہتر ہے. اٹ ول بی ویری، آئی تھنک تہذیب کے دائرے سے باہر ہوگا اف آئی کامنٹ آن دس وین یو اسپیشلی ٹولڈ می کہ جی مجھے یہ بولا گیا اور میں نے یہ اپلیکیشن ڈال دی. تو آئی تھنک تہذیب کے دائرے سے مورلی غلط بات ہو جائے گی کہ اب میں آپ کو کچھ اور بولوں یا اسی کے اندر اس کو انڈورس کروں. تو آئی تھنک آئی ریفرین فرام دس. آئی ڈو اپالوجائز، اٹس جسٹ مائی اون پرنسپلس. لیکن آئی وڈ اسٹرانگلی آسک یو کہ ان کے پاس واپس جا کے پوچھ لیں کہ جی آپ نے جو اپلیکیشن ڈالی ہے اس میں میرٹ کیا ہے، کس قانون کے تحت آپ نے ڈالی ہے، تو اس میں کوئی پریسیڈنٹ ہے مجھے دکھا دیں، یا آپ نے جس پالیسی کے تحت اپلیکیشن ڈالی ہے مجھے وہ ذرا ایک دفعہ دکھا دیں تاکہ آئی ایم سیٹسفائیڈ کہ جو میں نے اپلیکیشن ڈالی ہے وہ بالکل درست ہے. بیکاز مجھے جو سنائی دیا کہ آپ نے کہا میں نے ای اے فیملی پرمٹ کی اپلیکیشن ڈالی ہے. تو مجھے اور سرکمسٹانسز تو نہیں پتہ، بٹ آئی ایم شیور انہوں نے آپ سے بات چیت کر کے پالیسی کے حساب سے ڈالی ہوگی. تو آئی وش یو آل دا بیسٹ منصور، میں یہی بول سکتا ہوں. ہاں اگر خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہوتی ہے دین گو ٹو اے کمپٹنٹ پرسن اینڈ دین دے کین ٹیل یو کہ کون سا درست رستہ ہے، یا اگر اپیل کرنی پڑتی ہے اس کا کیا حل ہے. اینڈ ٹو بی آنیسٹ میں تو یہ دعا کروں گا کہ آپ کو ویزا مل جائے، بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن دیٹ بیکاز آپ نے کہا میں نے پراپر ایڈوائس لے کے اپلیکیشن ڈالی ہے. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا، آئی وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی
वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई, वो मुझे आपसे क्वेश्चन करना है जी जी कि मैं डिसेबल्ड पर्सन हूँ जी और पहले मेरे भाई मुझे यहाँ सपोर्ट भी करते रहे हैं, तो अभी वो सऊदीया में थे, जी वहाँ पर जब वो ख़त्म करके तो पाकिस्तान चले गए, तो उनको मुझे अगर मैं क्योंकि ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि अगर वो मुझे देखने आए तो हो सकता पॉसिबल, और मुझे उनको अगर देखने के तो मैं क्या उनकी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि वो सिंगल हैं और उनके शर्टाए भी ओके, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्योंकि वहाँ वो सिंगल हैं, वहाँ रह रहे हैं, वाइफ उनकी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, तो सऊदीया भी नहीं, वो क्योंकि वहाँ से ख़त्म हो चुकी है जॉब। सॉरी जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। जी, जॉब उनकी है, तो क्या मैं उनको स्पॉन्सर करूँ तो क्या कर सकती हूँ, और क्या मुझे करना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे, और किस तरह से क्या आ सकते हैं नहीं? ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। पहले मैं 2 मिथ्स लोगों की क्लियर कर दूं, बिकॉज आई थिंक ये बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को, और क्यों ये मिसअंडरस्टैंडिंग है मैं वो भी बताता हूँ। एक लोगों को बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जी स्पॉन्सरशिप बड़ी ज़रूरी है, नॉट एनी मोर। पहले क्यों ये मिथ थी और क्यों बहुत इंपॉर्टेंट था कि जब 2013 में और 15 में जाके कानून चेंज हुआ अपील्स का, तो उन्होंने कहा कि जी अगर कोई फैमिली मेम्बर आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो हम आपको राइट ऑफ अपील देंगे, अदरवाइज़ कोई अपील का राइट नहीं देंगे। तो लोग भागते फिरते थे फैमिली मेम्बर्स को ढूंढने के लिए कि वो स्पॉन्सर करें, बिकॉज अगर उनका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो राइट ऑफ अपील मिलती थी। और फिर सारी बात है, आई थिंक विजिट वीज़ा पे कन्वर्जन रेट वाज ऑलमोस्ट हाई 90% पे, बिकॉज इतने ख़राब डिसीजंस होते थे होम ऑफिस के। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं रहा, अब कोई राइट ऑफ अपील नहीं मिलती आपको, तो आपने बस नॉर्मल एप्लीकेशन डालनी है। तो उसमें मैं बहुत डिटेल में आई थिंक पिछले शोज़ में भी बोल चुका हूँ लोगों को, लेकिन मैं थोड़ा सा समराइज़ करके रिपीट करता हूँ कि जहाँ तक आप स्पॉन्सर की बात है, आपने मेनली सिर्फ अकोमोडेशन उनको प्रोवाइड करके देनी है, और रीज़न देना है कि वो यहाँ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं बहन हूँ, मुझसे मिलने आ रहे हैं, मैं अपने घर में उनको रखूँगी। मैंने मेजॉरिटी केसेस में कभी नहीं देखा कि वो स्पॉन्सर की वजह से एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करें। सबसे वजह बड़ी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करने की होती है कि जो एप्लीकेंट है वो अपने इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस को ठीक तरीके से बता नहीं पाते। जिस तरह की जो 4 चीज़ें जो बड़ी क्लियरली बतानी पड़ती हैं एप्लीकेंट को अपने फॉर्म के अंदर। एक, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ अपनी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाएं और एक्सप्लेन करें कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। सेकंड, अपना एक मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन करके होम ऑफिस को बताएं कि जी ये मेरा मंथली खर्चा है, ये मैं मंथली कमाता हूँ, इतने मेरे एक्सपेंसेस हैं और मैं बड़े आराम से अफोर्ड कर सकता हूँ लंदन का ट्रिप। थर्ड, अपने फैमिली एंड सोशल सर्कमस्टांसेस भी बताएं कि क्यों आपके क्या कनेक्शंस हैं पाकिस्तान के साथ कि यू विल कम बैक। एंड आखिरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई इरेगुलर एक्टिविटी हुई है आपके अकाउंट के अंदर तो प्लीज़ उसको पूरे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करें। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ जी आपने इनकम डिक्लेयर की हुई 8 लाख, बैंक में गए हुए हैं 6 लाख, तो जी वो ये हो गया वो गया। मैं कहता आप एक्सप्लेन करें कि आप काश्तकारी करते हैं, पैसे आते हैं या नहीं आते। लेकिन अगर आपकी बिल्कुल डेड स्टेटमेंट है, कोई पैसे आ जा नहीं रहे, तो फिर जारी बात है होम ऑफिस बड़ी मुश्किल से आपको विजिट वीज़ा देगी, बिकॉज दे वुड फाइंड कि आप रिलायबल नहीं है, क्रेडिबल नहीं है, आप जेन्युइन नहीं है। आप क्यों वापस जाएंगे अगर आप इतना नहीं कमा सकते कि आप पाकिस्तान में अपना बड़े आराम से गुजारा कर लें। तो ये चीज़ें होती हैं एक्सप्लेन करने की। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपने सेविंग रखी है, और अक्सर लोग सेविंग दिखाते हैं कि जी हमारे ट्रिप में 2000 पाउंड लगेंगे, हमारे पास 2000 पाउंड पड़े, तो होम ऑफिस इस स्टैंडर्ड बात पर जवाब देता है कि जी आप अपनी 100% सेविंग सिर्फ इस ट्रिप के लिए लगा लेंगे तो पीछे क्या बचेगा। तो यू विल हैव टू एक्सप्लेन कि जी मैं पैसे ही सेव कर रहा था इस ट्रिप के लिए। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है। मुझे बताया जाता है तारिक भाई हमारा शो का टाइम अब ख़त्म होने को। आई रियली एंजॉयड द शो टुडे बिकॉज आज आई थिंक बड़े इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए एंड आई होप कि मेरे इस टाइप के जवाब थे जो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मंद महसूस हो। जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे बहुत हौसला अफजाई होती है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ख्याल रखें अपना, और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।